गुड मॉर्निंग दोस्तों। आप लोग कैसे हैं? आई होप आप सभी लोग अच्छे ही होंगे। लास्ट क्लास की तरह इस क्लास भी आज हम डिस्कस करने वाले हैं 5 जुलाई 2026 का करेंट अफेयर। इसमें टॉप 30 MCQ क्वेश्चन रहेगा, ठीक है। इसमें पॉइंट वाइज भी मेंशन किया गया है जो एग्ज़ाम में ज़्यादातर क्वेश्चन पूछा जाएगा। अगर जैसे करेंट अफेयर्स में भी क्या होता है ना कि जो मैं बना कर दे रहा हूँ, राइट, तो थोड़ा क्वेश्चन हट के पूछा जाता है। तो मैं ट्राई किया हूँ कि उसका बैकग्राउंड को भी पॉइंट आउट करने के लिए, ओके। लाइक उसके रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस आएंगे ना, तो आप उस क्वेश्चन को इजीली सोल्व कर सकते हो, ओके। सो आप सभी को पता है कि मैं जो भी टॉपिक कवर करता हूँ वो 100% एग्ज़ाम एक्सपेक्टेड टॉपिक होते हैं, ठीक है। इस सभी जितने भी अभी एग्ज़ाम्स हो रहे, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हो रहे हैं ना, उसमें 5 टॉपिक बहुत ही ज़्यादा हॉट टॉपिक होते हैं जो कि उससे ही सबसे ज़्यादा करंट अफेयर पूछे जाते हैं, ओके। तो मैं उसी टॉपिक को हर क्लास में कवर करता हूँ और उससे रिलेटेड जितना भी करंट अफेयर होता है उस दिन के इवेंट जितने भी होते हैं, उससे जितना भी करंट अफेयर बनता है मैं उसको पूरा का पूरा लाने का ट्राई करता हूँ और आप सभी को देने का ट्राई करता हूँ, ओके। जैसे कि मैंने बताया कि मैंने 5 टॉपिक कवर करता हूँ, तो वो 5 टॉपिक ये होते हैं: इकोनॉमी, इंटरनेशनल रिलेशंस, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, स्पोर्ट्स, एजुकेशन, ठीक है। ये 5 टॉपिक जो है ना, हर एक एग्ज़ाम में, हर एक कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं और बहुत ही ज़्यादा इनसे क्वेश्चन आते हैं। अगर हमारा क्लास को आप फॉलो करते हो ना, तो आप प्लीज़ फॉलो करते जाओ। और जब आप प्रैक्टिस सेट मारोगे या कोई भी एग्ज़ाम जो हो गया उसका क्वेश्चन निकाल के देखोगे, तो आपको ज़्यादातर क्वेश्चन देखने को मिलेगा मेरा ही क्लास से डायरेक्ट इनडायरेक्ट या जो मैं एक्सप्लेन करता हूँ उससे ही क्वेश्चंस आएंगे। तो आप लोग से एक ही रिक्वेस्ट है, प्लीज़ क्लास को स्टार्ट से एंड तक देखिए हर दिन का क्लास। और नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं है, जैसे कि मैंने आपको प्रीवियस क्लास में बताया था, नोट्स बनाने की हमारे क्लास में ज़रूरत नहीं है। आप बस क्लास को सुनिए, पढ़िए, समझिए। जो डाउट आता है डायरेक्ट हमें इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब, ट्विटर और अपना व्हाट्सअप नंबर में हर चीज़ दिया हुआ हूँ। आप डायरेक्ट मुझे वहाँ टैग करो, पिन करो, DM करो, जैसे करना है आप करो, मैं उसका आंसर तुरंत दूंगा, ठीक है। बिना समय गवाए हम आज अपना 5 जुलाई का करंट अफेयर के फर्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। उससे पहले हम हाथ जोड़ के विनती करते, जो भी स्टूडेंट आज नया हमारे चैनल पे आए हैं, प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ओके। ज़्यादा समय ना लेते हुए आज 5 जुलाई 2026 के करंट अफेयर के टॉप 30 MCQ क्वेश्चन में से फर्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। उसके पहले मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा कि आज जो भी पहला क्वेश्चन का आंसर करेगा वो आज क्लास का करंट अफेयर का किंग या क्यून होगा। तो आप डिसाइड करो, मुझे फटाक सा आंसर चाहिए, मैं उसका नाम कल रिवील करूँगा कि किसने सबसे पहले आंसर किया था, जो कि 5 जुलाई 2026 का करंट अफेयर का किंग या क्यून बना, ओके। बिना समय गवाए अब हम बढ़ते हैं आज का पहला क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में भारत की आर्थिक वृद्धि के आंकलन में सबसे अधिक चर्चा किस सूचांक को लेकर रही, ठीक है। अपना क्वेश्चन फर्स्ट है कि भारत हाल ही
कि आर्थिक वृद्धि के आंकलन में सबसे अधिक चर्चा किस सूचांक को लेकर रहा, तो इसका ऑप्शन होगा बी, जीडीपी। ओके, ऑप्शन नंबर बी जीडीपी है। जीडीपी का मतलब क्या होता है सबसे पहले, अब चलो ठीक है, ये तो स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन आ गया, बट इससे रिलेटेड अगर आया तो कैसे करोगे, तो इसका ये भी पूछ सकता है कि व्हाट इज द मीन ऑफ द जीडीपी, मतलब जीडीपी का मतलब क्या है, ठीक है। तो एक वर्ष में देश के अंदर उत्पादित सभी वस्तुओं और सेवाओं का मूल्य, कुल मूल्य जीडीपी कहलाता है। मतलब अगर हमारे देश में मैन्युफैक्चर हुआ, ठीक है, हमारे देश के अंदर मैन्युफैक्चर हुआ या सेवा जो भी हुआ, उससे जो भी हमें प्रॉफिट, उसका जो भी मूल्य हुआ, उसे जीडीपी कहते हैं, ठीक है। जीडीपी भारत में जीडीपी का आंकलन राष्ट्रीय सांख्यिकी लाइक नेशनल स्टैटिस्टिक्स कार्यालय, ठीक है, नेशनल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस NSO करता है। जीडीपी का आंकलन कौन करता है, तो ये क्वेश्चन आपको बन सकता है यहाँ से एक, कि जीडीपी का आंकलन कौन करता है, तो NSO करता है, ठीक है, NSO करता है। जीडीपी का आंकलन कौन करता है, तो NSO करता है, ठीक है। अब ये क्वेश्चन भी बन सकता है आपको कि भारत में आधार वर्ष बेस ईयर वर्तमान में कौन सा है, तो 2011-12 भारत में आधार वर्ष बेस ईयर वर्तमान में कौन सा है, तो 2011-12। जीडीपी से पता चलता है कि किस देश की अर्थव्यवस्था बढ़ रही है या घट रही है। मतलब जीडीपी जिस देश का जितना अच्छा होगा, मतलब वो देश उतना समृद्धि डेवलप की ओर बढ़ रही है, वो उतना अच्छा देश में ग्रो कर रहा है, ठीक है। आर्थिक विकास का सबसे प्रमुख सूचकांक क्या है, जैसे जीडीपी का ग्रोथ रेट। अगर जिस देश का जीडीपी अच्छा है वो देश आर्थिक स्थिति अच्छी है, जिस देश की जीडीपी कम है उस देश की आर्थिक स्थिति थोड़ी खराब है, ठीक है। तो हमारा देश की आर्थिक स्थिति जीडीपी तय करती है कि आपका जीडीपी जैसा होगा वो देश का आर्थिक स्थिति वैसा होगा। तो जीडीपी का मतलब कि जीडीपी का आंकलन कौन करता है, जीडीपी को निकालता कौन है, तो NSO, ठीक है। ये कैसा है, मतलब आधार बेस ईयर क्या है इसका, 2011-12, ठीक है। तो आप ये क्वेश्चन को देखिए, ये क्वेश्चन सबसे ज़्यादा आ सकता है क्योंकि ये हमारे हॉट टॉपिक का क्वेश्चन है, तो आप इस क्वेश्चन को रटे ना, मतलब समझिए या डेली देखिए तो आपको याद हो जाएगा, ठीक है। सो आज के हम दूसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा दूसरा क्वेश्चन है मौद्रिक नीति समिति MPC का गठन किस उद्देश्य से किया गया है, MPC का गठन किस उद्देश्य से किया गया है, तो इसका भी ऑप्शन नंबर बी होगा, रेपो रेट एवं मौद्रिक नीति तय करने के लिए, ठीक है। इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा मौद्रिक रेपो रेट एवं मौद्रिक नीति को तय करने के लिए। ये भी MBBI है, ठीक है, MBBI क्वेश्चन है, आप इसको भी देखिए। आंसर ऑप्शन बी होगा, रेपो रेट एवं मौद्रिक नीति को तय करने के लिए, ठीक है। सो MPC मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का गठन कब किया गया था, 2016 में। कब किया गया था, 2016 में। MPC का गठन कब हुआ, 2016 में, ठीक है, 2016 में। इसका गठन कौन किया था, भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 में संशोधन के बाद हुआ। इसका गठन कब हुआ था, भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 संशोधन के बाद हुआ है, ठीक है। MPC का गठन कब हुआ, 2016 में। किसके अधिनियम के आधार, किसके मतलब कि किस आधार पे हुआ, तो इसका गठन भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 के संशोधन के बाद हुआ। इसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है, तो रेपो रेट को तय करना और महंगाई इन्फ्लेशन को नियंत्रित करना, ठीक है। तो MPC का मुख्य काम क्या है, रेपो रेट को तय करना और महंगाई इन्फ्लेशन को नियंत्रित करना। MPC में कुल कितने सदस्य होते हैं, 6। ये सब क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है। तो ये सब याद रखो कि MPC का गठन कब हुआ, ठीक है, गठन किस बेसिस पे हुआ, ये MPC में कुल कितने सदस्य होते हैं। तो इसमें MPC में टोटल 6 सदस्य होते हैं। 3 RBI के होते, 3 केंद्र सरकार, जैसे कि सेंट्रल गवर्नमेंट का भी, जैसे हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट में कौन है, तो अपना मोदी सरकार है, ठीक है। बीजेपी का 3 मेंबर रहेंगे MPC का, और 3 RBI का, ठीक है। सो ये
इस एमपीसी में कुल टोटल 6 सदस्य होते हैं, ठीक है। आरबीआई के गवर्नर एमपीसी का अध्यक्ष मतलब चेयरपर्सन होते हैं। आरबीआई के गवर्नर जो हैं वो एमपीसी का अध्यक्ष होते हैं, ठीक है। तो ये भी याद करने वाली बात है कि एमपीसी का अध्यक्ष कौन होता है, तो आरबीआई का गवर्नर जो भी उस टाइम करेगा वो उसका अध्यक्ष कहलाता है, ठीक है, चेयरपर्सन है। समिति की बैठक सामान्यतः हर 2 महीने में होती है, ठीक है। समिति की बैठक हर सामान्यतः मतलब जनरली 2 महीने में होती है, ठीक है। सो ये सब पॉइंट है, ये सब पॉइंट आपको याद रखनी है, ये सब पॉइंट से क्वेश्चन आते हैं, ओके। सो अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 है आज का, यूपीआई का संचालन किस संस्था द्वारा किया जाता है, तो इसका भी आंसर होगा बी, एनपीसीआई। एनपीसीआई ये भी क्वेश्चन आपको एमबीबी है, ठीक है, ये भी क्वेश्चन आपको एमबीबी है, ऑप्शन नंबर बी है इसका, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी एनपीसीआई। यूपीआई तो अब देखते हैं कि मतलब कुछ जो जैसे कि मैंने फैक्ट बताया, ठीक है, तो उसके कुछ पॉइंट्स हैं, वो पॉइंट से ही क्वेश्चन आ सकते हैं। अगर डायरेक्ट नहीं आया ना तो ये नीचे वाले पॉइंट से क्वेश्चन आएंगे। तो आपको हर चीज पढ़नी है, बस सुनना है, समझना है, दैट्स इट, और उसके सिवा कुछ नहीं करना है आपको। बाकी तो मैं कर ही दूंगा ना हर चीज़, तो आप बस देखो पढ़ो, ठीक है। तो यूपीआई का शुरुआत 11 अप्रैल 2016 में हुई थी, ठीक है। यूपीआई की शुरुआत कब हुई था, यूपीआई का शुरुआत 11 अप्रैल 2016 में हुई। इसका संचालन कौन करता भाई, तो नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया एनपीसीआई, नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया एनपीसीआई द्वारा किया जाता है, ठीक है। यूपीआई का संचालन कौन करता है, एनपीसीआई। एनपीसीआई का यूपीआई के गठन का मतलब कि शुरुआत कब हुआ, 11 अप्रैल 2016 में होता है, ठीक है। यूपीआई का संचालन किस संस्था द्वारा किया जाता है, एनपीसीआई, नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। तो ये याद रखना, ठीक है। एनपीसीआई का स्थापना एनपीसीआई का स्थापना, जिससे दोनों में कंफ्यूजन मत होना, ठीक है। एनपीसीआई का स्थापना कब हुआ था, 2008 में, ठीक है। एनपीसीआई का स्थापना कब हुई थी, 2008 में, जो कि यूपीआई पे नियंत्रण करता है, ठीक है। तो यूपीआई कब बना, तो ये 2016 में बना, 11 अप्रैल 2016 में, ओके, 11 अप्रैल 2016 में। एनपीसीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और इंडियन बैंक एसोसिएशन IBA के सहयोग से स्थापित किया गया था, मतलब तो ठीक है, चलो एनपीसीआई तो यूपीआई को कंट्रोल करता है, एनपीसीआई को भी तो कोई कंट्रोल करता है, तो उसको वो उसको स्थापना, एनपीसीआई का स्थापना किसने की थी, आरबीआई IBA, ठीक है, आरबीआई IBA, इंडियन बैंक एसोसिएशन, इंडियन बैंक एसोसिएशन, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ओके, दोनों मिलकर, दोनों के सहयोग से एनपीसीआई की स्थापना हुई है, ठीक है। यूपीआई के माध्यम से 24/7 इंस्टेंट बैंक से बैंक डिजिटल भुगतान किया जा सकता है, ठीक है। यूपीआई ने भारत में कैशलेस डिजिटल भुगतान का बढ़ावा दिया। तो ये 5 क्वेश्चन आपको यहाँ से पूछे जा सकता है, ठीक है। एमबीबीआई क्वेश्चन है भाई, ठीक है, तो आप इसे अच्छे से पढ़ना, आपको आने वाले एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा। तो इसका 5 क्वेश्चन बनता है। सबसे पहले यूपीआई के प्रोस्क्रिप्शन अगर क्वेश्चन देखते हैं तो पहला है कि यूपीआई के संचालन कौन करता है, तो एनपीसीआई। यूपीआई का स्थापना कब हुई, तो 11 अप्रैल 2016 में हुई भाई। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है, तो ये इंस्टेंट पेमेंट को ट्रांसफर करता है एक बैंक से दूसरे बैंक में। चौथी बात है कि ये कैशलेस इंडिया को बढ़ावा देता है, कैशलेस इंडिया को बढ़ावा देता है, ओके। सो ये 4 पॉइंट है। अब आया भाई एनपीसीआई, ठीक है। तो एनपीसीआई क्या होता है, तो इसका एनपीसीआई का फुल फॉर्म होता है नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। इसका काम क्या है, इसका काम मुख्य काम में एक यूपीआई को कंट्रोल करना, नियंत्रित करना, ठीक है, यूपीआई को कंट्रोल करना, ठीक है। तो अब ये भी हो गया, चलो ठीक है भाई, ये तो एनपीसीआई उसको कंट्रोल करता है, बट एनपीसीआई को भी तो कंट्रोल करता होगा ना वो, तो इसको एनपीसीआई को कंट्रोल आरबीआई और IBA, मतलब ठीक है। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एंड इंडियन बैंक ऑफ एसोसिएशन, इंडियन बैंक एसोसिएशन के सहयोग से ये चलता है, तो ये उसको कंट्रोल करते हैं, ठीक है।
तो ये क्वेश्चन आपको आने को मिलेगा और आपको देखना चाहिए। ये ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन है और मैं जितना पढ़ाता हूँ ना उतना से ज़्यादा नहीं आएगा, बस आप ध्यान से देखो, इससे बाहर नहीं आएगा आपका, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं आज का नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 4, भारत की विदेशी मुद्रा भंडारण का प्रबंधन कौन करता है? भारत की विदेशी मुद्रा भंडार का प्रबंधन कौन करता है? तो ये भी RBI करता है, ठीक है, ये भी RBI करता है, ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर कौन होगा? ए, इसको भी RBI करता है। ये भी MBBI क्वेश्चन है, आपको आने वाले कई एग्जाम में देखने को मिल सकता है, तो आप इसे अच्छे से पढ़ें, याद रखें ताकि आपका कोई क्वेश्चन छूटे ना, ठीक है। तो भारत के विदेशी मुद्रा भंडारण फॉरेक्स रिजर्व का प्रबंधन रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया करता है, ठीक है। रिजर्व बैंक इंडिया का स्थापना कब हुई भाई? तो चलो ठीक है, तो ये तो प्रबंधन करता है कि फॉरेक्स रिजर्व का प्रबंधन RBI करता है। बट अब हम देखते हैं RBI की है क्या, कैसे, कब स्थापना, कौन, क्या है, ठीक है। तो मैं इसको ये देखता हूँ। पहला क्वेश्चन हमारा है कि RBI की स्थापना कब हुई थी? 1 अप्रैल 1935 को हुई, 1 अप्रैल 1935। RBI का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है, कि RBI का राष्ट्रीयकरण 1 जनवरी 1949 को हुई थी। RBI का स्थापना हुआ था 1 अप्रैल 1935 में, बट इस बैंक को अंग्रेज के द्वारा खोला गया था, ठीक है। बट जब हमारा देश आज़ाद हुआ 1947 में, उसके बाद हमारा जो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, उसका प्रथम प्राइम मिनिस्टर ऑफ द इंडिया, तो उन्होंने क्या किया, बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया, मतलब सरकारी बैंक बनाया, ठीक है। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया था जो उसको 1 जनवरी 1949 को ये राष्ट्रीयकरण किया गया, ठीक है। तो अब है कि भाई विदेशी मुद्रा भंडार का उपयोग लाइक IR इम्पोर्ट का भुगतान करने के रुपये का विनिमय दर, मतलब एक्सचेंज रेट की वो स्थिर रखने तथा आर्थिक संकट के समय किया जाता है, ठीक है। फॉरेक्स जो होता है, फॉरेक्स एंड करेंट को हम इम्पोर्ट का भुगतान करने के रुपये में किया जाता है, जब स्थिर रखने का संकट, आर्थिक संकट के समय किया जाता है, ठीक है। जब आर्थिक मंदी आती है तो भी यूज किया जाता है। भारत के विदेशी मुद्रा भंडारण का मुख्य रूप से विदेशी मुद्रा परिस्थितियाँ, ठीक है, FCA, सोना, गोल्ड, SDR, IMFA, रिजर्व पोजीशन शामिल होते हैं, ठीक है। तो ये सब सारी चीज़ें रहता है, तो आप ही सबको याद रखिए अच्छे से, क्योंकि इससे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछा जा सकता है, ठीक है। जितना भी पूछेगा इतना से ज़्यादा घुमाकर नहीं पूछा जा सकता है। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 5, ब्रिक्स का मुख्य उद्देश्य क्या है? चलो ठीक है, ये ब्रिक्स के बारे में हमने लोगों बहुत ज़्यादा पढ़ चुका है, पिछले क्लास में भी हमने बहुत ज़्यादा देखा है। तो ब्रिक्स का उद्देश्य क्या है, ब्रिक्स क्या करता है, ब्रिक्स का मतलब क्या है, मैंने पूरा का पूरा मतलब एक्सप्लेन किया हूँ, पिछले क्लास में भी जाकर पढ़ना। फिर भी मैं यहाँ पर ज़्यादातर तो नहीं कवर किया हूँ, बट पीछे वाले क्लास में पूरा कवर है, ठीक है। तो यहाँ पे शॉर्ट में लेकर आया। तो ब्रिक्स का मुख्य उद्देश्य क्या है? उभरती अर्थव्यवस्थाओं के बीच सहयोग बढ़ाना। ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी ये वाला है भाई, तो ये वाला है, उभरती अर्थव्यवस्थाओं को बीच का सहयोग बढ़ावा देना। ब्रिक्स विश्व की उभरती अर्थव्यवस्थाओं को इमर्जिंग इकोनॉमी का समूह है। ब्रिक्स शब्द 2011 में जिम ओनेल ने दिया था। कौन दिया था? जिम ओनेल ने दिया था ब्रिक्स का शब्द 2001 में। तो ये सब क्वेश्चन आएंगे, ठीक है, ये क्वेश्चन भी आपको देखने को मिल सकता है। ये क्वेश्चन MBBI है, इसको याद ही रखना, कई बार आने वाले एग्जाम में आपको देखने को मिल सकता है, ठीक है, तो आप इसको याद रखना। तो ब्रिक्स का वर्ड कितने दिए? जिम ओनेल कब दिया? 2001 में। ये क्वेश्चन पढ़ा। पहला ब्रिक्स का शिखर सम्मेलन कब हुआ? 2009 में। पहला ब्रिक्स का शिखर सम्मेलन कब हुआ था? 2019 में। ये सब क्वेश्चन आएंगे, ठीक है, तो ये पॉइंट वाइज है, आप इसको ध्यान दीजिएगा, भूलना नहीं है भाई। 2010 में साउथ अफ्रीका के जुड़ने के बाद इसका नाम ब्रिक्स हो गया, ठीक है। पहले नाम इसका था ब्रिक, इसका पहला नाम क्या था? ब्रिक। 2000 शिखर सम्मेलन, पहला शिखर सम्मेलन 2009 में हुआ था, उसका नाम ब्रिक था, ठीक है।
तो जब उसमें 2010 में जब साउथ अफ्रीका उससे जुड़ा तो उसका नाम ब्रिक्स हो गया, ठीक है। तो ये जो ब्रिक्स बना है ना, ये पांचों देश के नाम के अकॉर्डिंग फर्स्ट लेटर लेकर बनाया गया, ठीक है। तो मैं आगे दिखाता हूँ कि इस ये जो ब्रिक का नाम है क्यों पड़ा, और इस पांचों वर्ल्ड के अंदर कौन कौन सा कंट्री आती है, ठीक है। सब अभी फिलहाल मैं यही देखता हूँ कि उद्देश्य क्या था। ज़्यादातर मैं उसको स्थापना, पहला शिखर सम्मेलन मैंने देख लिया, अब मैं उसका उद्देश्य देखता हूँ क्या, ठीक है। तो ब्रिक्स का उद्देश्य आर्थिक सहयोग, व्यापार, निवेश और विकास को बढ़ावा देना, ठीक है। तो ब्रिक्स का मुख्य उद्देश्य है आर्थिक सहयोग, व्यापार, निवेश और विकास को बढ़ावा देना, ठीक है। अब ब्रिक्स ने 2014 में न्यू डेवलपमेंट बैंक NDB की स्थापना, जिसका मुख्यालय शंघाई जो चीन में, ठीक है। ब्रिक्स ने एक बैंक को ये बनाया, ठीक है, NBD न्यू डेवलपमेंट बैंक की स्थापना की। इसका मुख्यालय कहाँ? चाइना, शंघाई में। ये सब क्वेश्चन आ सकता है कि NDB के मुख्यालय कहाँ है, ये वाला भाई आएगा ही आएगा, ठीक है। तो आप देख लेना। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 6। QUAD समूह में कौन सा देश शामिल नहीं है? तो सबसे पहले अपना भारत नहीं है भाई, भारत QUAD में शामिल नहीं है, ठीक है। नहीं, भारत है शामिल, सॉरी सर। QUAD का समूह कौन सा देश नहीं है? रूस नहीं है, ऑप्शन नंबर डी। QUAD का समूह में कौन सा देश नहीं शामिल है? तो रूस नहीं है। इसमें QUAD में 4 सदस्य देश थे, ठीक है। QUAD कोऑर्डिनेटर सिक्योरिटी डायलॉग्स, एक 4 देशों का रणनीतिक स्ट्रेटेजिक समूह है। 4 QUAD 4 देशों का समूह है जो स्ट्रेटेजिक समूह है, ठीक है। इसकी शुरुआत कब हुई थी? 2007 में हुए थे। QUAD का शुरुआत 2007 में हुई थी, ठीक है। कुछ समय के लिए ये निष्क्रिय भी रहा है, मतलब इनएक्टिव हो गया था। ये जो ग्रुप था 4 देशों का, वो कुछ दिनों के लिए इनएक्टिव हो गया था। इसका शुरुआत 2007 में हुई थी, बट कुछ समय के लिए वो निष्क्रिय इनएक्टिव हो गया था। फिर 2017 में दोबारा सक्रिय किया गया। 2017 में उसको फिर से चलाया गया, ठीक है। तो ये सब क्वेश्चन आ सकता है कि कब बनाया गया था, फिर कब रोका गया, फिर से दोबारा कब शुरू किया गया। तो ये सारे क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। तो आप इसको देखिएगा, ये सब MBBI है भाई, ये क्वेश्चन भी आपको MBBI है। आने वाले एग्जाम में आपको कई एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं, ओके। सो QUAD के 4 सदस्य कौन सा है? इंडिया, यूनाइटेड स्टेट, US, जापान, ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। QUAD का 4 सदस्य कौन सा है? इंडिया, ठीक है, यूनाइटेड स्टेट, ऑस्ट्रेलिया एंड जापान, ठीक है। 4 देश, इंडिया, USA, जापान एंड ऑस्ट्रेलिया। इसका मुख्य उद्देश्य हिंद प्रशांत इंडो पैसिफिक क्षेत्र को शांति, सुरक्षा, समुद्री सहयोग और मुक्त नौवाहन को बढ़ावा देना। तो जिसमें मतलब कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद UNSC के कितने अस्थायी सदस्य हैं? तो टोटल 5 हैं, ठीक है। इसका स्थापना कब हुई थी? 1945 में यूनाइटेड स्टेट UN के साथ हुई थी, ठीक है। तो UNSC में कुल 15 देश होते हैं, 5 स्थायी परमानेंट सदस्य होते हैं और 10 अस्थायी होते हैं, नॉन परमानेंट सदस्य, जिनका कार्यकाल 2 वर्ष का होता है। नॉन परमानेंट कि ये सब क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है, कि नॉन परमानेंट सदस्य देशों का कार्यकाल कितना होता है? 2 साल का होता है, ठीक है। जिसमें 5 स्थायी देश है और 10 अस्थायी देश है। तो 5 अस्थायी देश कौन कौन है? यूनाइटेड स्टेट, USA, रशिया, यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस एंड चाइना। ये जो 5 देश है ये अस्थायी देश है। तो इसमें क्या होता है ना कि ये 5 देश किसी भी फैसले को अगर नकार दिया, दैट मीन्स वो रिजेक्ट हो जाता है, ठीक है। तो हम और इसमें टोटल देश के मतलब कि इतने होते हैं, कितने सदस्य? टोटल 15 है, जिसमें 5 परमानेंट है, 10 मतलब नॉन परमानेंट। तो परमानेंट 5 होते हैं, कौन कौन है? यूनाइटेड स्टेट, रशिया, यूनाइटेड किंगडम, UK, फ्रांस एंड चाइना। ये 5 देश होते हैं। जो 10 देश है
वो अस्थायी होते हैं, उनका कार्यकाल बदलते रहता है, ठीक है। तो और इसका स्थापना कब हुआ? 1945। तो ये सब क्वेश्चन याद रखिएगा, ठीक है। टोटल अगर सदस्य पूछा तो 15, परमानेंट पूछा 5 और नॉन परमानेंट पूछा टेम्पोररी 10, ठीक है। तो इस टाइप से अगर क्वेश्चन आए तो आप दे सकते हैं सर। अब हम इसका अर्थ देखते हैं कि ये 5 अस्थायी देश के पास वीटो पावर होता है, ठीक है, वीटो शक्ति। तो मतलब वीटो पावर होता क्या है? चलो ठीक है, वीटो पावर तो है, बट वीटो पावर होता क्या है? तो वीटो पावर ये एक स्पेशल पावर होती है जिसमें अस्थायी देश के पास ही केवल होता है, जो कि अगर कोई भी मुद्दा पास करानी है तो इन 5 देश में कोई भी एक नहीं बोल दिया, दैट मीन्स वो वीटो पावर मतलब अपना यूज़ किया, वो उसको पास होने नहीं देगा। मतलब नहीं बोल दिया तो रिजेक्ट हो जाएगा। कितना? 14 सदस्य एक तरफ, एक सदस्य एक तरफ, परमानेंट एक सदस्य एक तरफ, वो वहाँ पर ही बिल को पास नहीं होने देगा, ठीक है। तो ये होता है वीटो पावर। तो ये भारत ने कंटिन्यूसली मांग कर रहा है कि हमें भी वीटो पावर मिलनी चाहिए, बट अभी तक मिला नहीं है। हर बार ये क्वेश्चन उठती है बट आया नहीं है, ठीक है। सो अब ये देखें, यूएन की स्थापना कब हुई थी? 24 अक्टूबर 1945। यूएनएससी के कुल सदस्य कितने हैं? 15। अस्थायी कितना है? 10। अस्थायी कितना है? 5, ठीक है। तो वीटो शक्ति केवल अस्थायी सदस्यों के पास होते हैं, वीटो शक्ति अस्थायी सदस्यों के पास होते हैं। भारत यूएनएससी के अस्थायी सदस्य नहीं है, लेकिन वो अस्थायी सदस्यता की मांग करता है। वीटो का अर्थ होता है ना कहने या रोकने की शक्ति, जैसे कि मैंने बात किया, किसी भी बिल को वो अकेले अगर 5 सदस्य में से कोई भी एक सदस्य नहीं बोल दिया, दैट मीन्स वो बिल वहाँ पर ही रद्द हो जाती है, ठीक है। सो यूएनएस अब देखते हैं कि 10 अस्थायी देश कौन कौन है 2025-26 में। तो डेनमार्क, ग्रीस, पाकिस्तान, पनामा, सोलामिया, ठीक है, अल्जीरिया, गुनियान, रिपब्लिक ऑफ कोरिया, केयर, सीरिया एंड सोलामिया, ठीक है। ये 10 देश हैं। ये हर 2 वर्ष में चेंज होते रहते हैं, क्योंकि इनकी कार्यकाल ही 2 ही वर्ष होते हैं, ठीक है। तो अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 8, भारत की मानव अंतरिक्ष मिशन का नाम क्या था? गगनयान, ठीक है। भारत का मानव अंतरिक्ष मिशन का नाम क्या था? गगनयान, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। सो गगनयान भारत का पहला मानव अंतरिक्ष मिशन, ह्यूमन स्पेस फ्लाइट मिशन है। इस मिशन का संचालन इसरो कर रहा है। इसकी घोषणा नरेंद्र मोदी 15 अगस्त 2008 को की थी, ठीक है। मिशन का उद्देश्य भारतीय अंतरिक्ष यात्रियों को अंतरिक्ष में भेजना और वहाँ और सुरक्षित वापस लाना, ठीक है। मिशन का उद्देश्य भारतवासियों को अंतरिक्ष में भेजना और उसको वापस लाना। गगनयान से भारत मानव को अपने दम पर अंतरिक्ष में भेजने वाला 4था देश बनेगा, ठीक है। तो गगनयान मतलब कि मानव को अपने दम पर अंतरिक्ष में भेजने वाला चौथा देश बनेगा, ठीक है। आदि मिशन सफल होता है तो ऐसा नहीं है। तो गगनयान किससे संबंधित है? मानव अंतरिक्ष मिशन, आदित्य L1 सूर्य अध्ययन मिशन, एक्सपोर्ट्स ब्लैक होल, न्यूट्रॉन, तारे जैसे एक्सरे स्रोत का अध्ययन, ठीक है। मंगलयान मंगल ग्रह का मिशन। तो ये चारों मैंने एक जगह रख दिया है ताकि कंफ्यूजन ना हो, ठीक है। कोई भी क्वेश्चन है आप आंसर कर सकते हो। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 9, आदित्य L1 मिशन का उद्देश्य क्या है? तो इसका भी ऑप्शन नंबर बी होगा, ठीक है। सूर्य का अध्ययन करता है। L1 भारत का पहला और सौर मिशन है, ठीक है। इस मिशन का संचालन इंडियन इसरो द्वारा किया गया है। इसका प्रक्षेपण लॉन्च 2 सितंबर 2023 को हुई, ठीक है। 6 जनवरी 2024 को हुआ L1 लार्ज रेंज पॉइंट 1 कक्षा में सफलतापूर्वक पहुंचा। कब पहुंचा मतलब लॉन्च कब किया गया था? तो लॉन्च किया गया था आपका 2 सितंबर 2023 में।
ये अपना कक्षा में सफलतापूर्वक पहुंचा कब L1 में 6 जनवरी 2024 को। मिशन का उद्देश्य क्या है? सूर्य को, कोरोना और हवाओं को, सोलर विंड, सौर जलवायु और अंतरिक्ष मौसम का अध्ययन करना। कोरोना, सोलर विंड, ठीक है, स्पेस वेदर, ठीक है, का अध्ययन करना। बिंदु L1 बिंदु पृथ्वी से लगभग 15 लाख किलोमीटर दूर है, ठीक है। ये भी पूछा जाता है कि कितनी दूरी? 15 लाख किलोमीटर दूर है, जहाँ से सूर्य लगातार अवलोकन मतलब कि निरीक्षण किया जा सकता है, रीड कर सकता है, ठीक है। सो ये है। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 10, भारत के प्रमुख प्रक्षेपण केंद्र कहाँ स्थित है, ठीक है। सो ये है, इसका ऑप्शन नंबर होगा आपको ए, श्रीहरिकोटा, ठीक है, श्रीहरिकोटा, सेकेंड या श्रीहरिकोटा। ये भी क्वेश्चन MBBI है, तो इसको भी याद रखें, MBBI है, ठीक है, ये आने वाले एग्जाम में मिलेगा। सो ये कहाँ है? श्रीहरिकोटा। तो भारत का प्रमुख प्रक्षेपण केंद्र सतीश धवन स्पेस सेंटर है या श्रीहरिकोटा में स्थित है, ठीक है। उसका नाम क्या है? सतीश धवन स्पेस सेंटर, ठीक है। वो कहाँ है? श्रीहरिकोटा में। श्रीहरिकोटा कहाँ है? आंध्र प्रदेश के नेल्लौर जिले के पास है, एक द्वीप है, ठीक है, पर स्थित है। वहाँ से इसरो के प्रमुख रॉकेट PSLV, GSLV और LVM-3 प्रक्षेपित किया, मतलब लॉन्च किया गया, ठीक है। तो कौन कौन सा इसरो द्वारा कौन कौन सा सतीश धवन स्पेस सेंटर से लॉन्च किया गया? PSLV, GSLV और LVM-3, ठीक है। इसका केंद्र का नाम पहले सतीश धवन के सम्मान में रखा गया, सतीश धवन के सम्मान में रखा गया। वही PSLV, GSLV चंद्रयान, मंगलयान, आदित्य L1 और गगनयान जैसे मिशनों पर रॉकेट को लॉन्च किया गया, ठीक है। तो ये सब क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि गगनयान कहाँ से लॉन्च किया गया था, L1 कहाँ से लॉन्च किया गया था, चंद्रयान, मंगलयान कहाँ से लॉन्च किया था, किस पॉइंट से किया गया था। तो ये सब क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। सो हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 10। सो यहाँ पर 2 पॉइंट है कि पहला इसका नाम क्या था? SHR, ठीक है, श्रीहरिकोटा रेंज था। वो उसके बाद उसका नाम बदल करके रखा गया है इसरो के पूर्व अध्यक्ष सतीश धवन के नाम में, ठीक है, उनके सम्मान में। तो इस टाइप से देखिए वो पॉइंट दिखता है, ये पॉइंट जो है इस टाइप से आपको दिखेगा, इसके बीच से रॉकेट लॉन्च होता है, ठीक है। तो हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 11, AI का पूर्ण रूप क्या है? तो ये तो सभी जानते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट कहते हैं, ठीक है। सो अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 12, हरित हाइड्रोजन का मिशन का मुख्य उद्देश्य क्या है? हरित हाइड्रोजन का मिशन का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो है इसका ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी है, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी, स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा देना, स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा देना, ठीक है। राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन की शुरुआत 4 जनवरी 2023 को हुई है, 4 जनवरी 2023 को हुई है, ठीक है। राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन का शुरुआत 4 जनवरी 2023 को हुई है। इस मिशन मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी MNRE लागू कर रहा है, ठीक है। इसका उद्देश्य स्वच्छ, क्लीन और हरित ऊर्जा को बढ़ावा देना, कार्बन उत्सर्जन एमिशन को कम करना, हरित हाइड्रोजन का उत्पादन नवीकरण ऊर्जा, सौर एवं पवन ऊर्जा की सहायता से किया जाता है। इसका उद्देश्य है भारत के ग्रीन हाइड्रोजन का वैश्विक केंद्र, ग्लोबल हब बनाना और ऊर्जा पर निर्भरता कम करना, ठीक है। सो हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 13, विंबलडन किस खेल से संबंधित है, ठीक है। तो यह है द चैंपियंस ऑफ विंबलडन, दुनिया का सबसे पुराना टेनिस टूर्नामेंट है, टेनिस टूर्नामेंट, ठीक है। तो ये सब क्वेश्चन आ गया, सबसे पुराना टेनिस टूर्नामेंट है। इसकी शुरुआत 1877 में हुआ था, 1877 में हुआ था। इसकी शुरुआत कब हुआ था? 1877 में हुआ था। यह हर वर्ष लंदन में आयोजित होता है, हर वर्ष कहाँ होता है? लंदन में आयोजित होता है, जो कि ग्रास कोर्ट पर खेला जाता है। एकमात्र ग्रैंड स्लैम है, एकमात्र ग्रैंड स्लैम है, ग्रास कोर्ट पे खेला जाता है, टेनिस है,
ठीक है, वो इंग्लैंड आयोजित किया जाता है। 1877 में सबसे पहली बार खेला गया था और ग्रासलैंड में खेला गया था। ठीक है, इसका 4 ग्रैंड स्लैम है, यहाँ पर 4 ग्रैंड स्लैम है। ऑस्ट्रेलिया ओपन, हार्ड कोर्ट, क्ले कोर्ट, ग्रास कोर्ट, हार्ड कोर्ट, तो ये चारों है। ठीक है, तो इसे याद रखिएगा। सो हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के, क्वेश्चन नंबर 14। थॉमस कप किस खेल का प्रमुख टूर्नामेंट है? थॉमस कप किस खेल का प्रमुख टूर्नामेंट है? तो इसका है बैडमिंटन। ठीक है, बैडमिंटन, ऑप्शन नंबर बी। तो थॉमस कप पुरुषों का विश्व वर्ल्ड कप बैडमिंटन चैंपियनशिप है, तो चैंपियनशिप है। ठीक है, इसकी शुरुआत 1948-1949 में हुआ था। इसका आयोजन बैडमिंटन बोर्ड फेडरेशन BWF द्वारा किया जाता है। यह प्रतियोगिता हर 2 वर्ष में आयोजित किया जाता है। ठीक है, भारत ने पहली बार 2022 में थॉमस कप जीता, जो भारतीय बैडमिंटन के इतिहास की सबसे बड़ी उपलब्धि थी। तो ये भी पूछा जा सकता है कि जो बैडमिंटन का है थॉमस कप, बैडमिंटन में थॉमस कप भारत। और ये भी पूछा जा सकता है आपको कि मतलब कि मैंने 2-3 पॉइंट नोट कर दिया। थॉमस कप बैडमिंटन, ओवर कप महिला बैडमिंटन, सुदर्यम कप मिश्रित तो हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15। खेलो इंडिया आयोजन का उद्देश्य क्या है? खेलो इंडिया आयोजन का मुख्य उद्देश्य क्या है? खेल प्रतिभा। ठीक है, ये भी क्वेश्चन आपको MBBI है, आप इसको भी आने वाले कई एग्जाम में आपको देखने को मिल सकता है। खेलो इंडिया का मुख्य उद्देश्य क्या है? इसका मुख्य उद्देश्य ऑप्शन नंबर ए होगा आंसर। इसका मुख्य उद्देश्य खेल प्रतिभाओं को बढ़ावा देना। ठीक है, तो खेलो इंडिया प्रोग्राम की शुरुआत 2018 में की गई थी। तो ये पूछा जा सकता है कि खेलो इंडिया का शुरुआत कब किया गया था? 2018 में, जो कि अपना यह आयोजन मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर एंड स्पोर्ट द्वारा चलाई जाती है। किसके द्वारा चलाई जाती है? मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर एंड स्पोर्ट्स के द्वारा चलाई जाती है। उसका मुख्य उद्देश्य खेल संस्कृति के स्पोर्ट्स कल्चर को बढ़ावा देना, युवाओं खिलाड़ियों को प्रतिभा को पहचान कर उन्हें प्रशिक्षण एवं आर्थिक सहायता देना। इस योजना के तहत स्कूल, कॉलेज, विश्वविद्यालय स्तर पर खेल प्रतियोगिताओं को आयोजित की जाती है। उत्कृष्ट खिलाड़ियों को कोचिंग, खेल सुविधा और छात्रवृत्ति को भी प्रदान करते हैं। ठीक है, तो ये कौन किया था? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के, क्वेश्चन नंबर 16। राष्ट्रीय शिक्षा नीति NEP कब लागू की गई है? राष्ट्रीय शिक्षा नीति NEP कब लागू की गई है? तो ये इसका ऑप्शन नंबर 20 होगा। ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर 20 होगा। MBBI क्वेश्चन है, ये आने वाले कई एग्जाम में आपको देखने को मिल जा सकता है। तो इसका ऑप्शन नंबर 20 होगा। सो इसका है NEP का फुल फॉर्म है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020। NEP को 29 जुलाई 2020 को मंजूरी दी गई। इसे 34 वर्ष बाद लागू किया गया था। इसको 34 वर्ष बाद लागू किया गया था। ठीक है, इससे पहले राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1992 में संशोधित की लागू की गई थी। NEP का 2020 का उद्देश्य शिक्षा गुणवत्ता बढ़ावा, कौशल विकास, रोजगारोन्मुख शिक्षा और नई शिक्षा व्यवस्था को लागू करना। ठीक है, इसमें 10+2 प्रणाली की जगह पहले जो प्रणाली था 10+2 था, अभी उसकी जगह 5+3+3+4 का शिक्षा संरचना लागू किया गया। तो ये क्वेश्चन आ सकता है भाई। ठीक है, पहले की से था 10+2 था, अभी 5+3+3+4 का संरक्षण है। ठीक है, हर 5 वर्ष में फाउंडेशनल स्टेज 3 वर्ष प्री स्कूल कक्षा 1+2। ठीक है, तो ये सब पूछा जा सकता है आपको। सो यहाँ पे क्या है, 3 वर्ष में प्री प्रोटरी स्टेज कक्षा 1 to 5, 3 वर्ष मिडिल स्टेज कक्षा 6 to 8, 4 वर्ष सेकेंडरी स्टेज 9 to 12। ठीक है, NEP लागू कब किया गया? 2020 में। पुरानी नीति का 1986। ठीक है, नई संरचना क्या है? 5+3+3+4। ठीक है, तो हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 17। NIRF का फुल रूट क्या है?
NIRF का पूर्ण रूप क्या है? नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क, ठीक है। इसका ऑप्शन नंबर ए है, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ये भी क्वेश्चन है ये भी, ठीक है। इसका ये है BBI है, आने वाले कई एग्जाम में आपको देखने को मिल सकता है, तो आप इसे भूलिए ना, ठीक है। सो INRF नेशनल इंस्टीट्यूट रैंकिंग फ्रेमवर्क की शुरुआत 2015 में की गई थी। इसे मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन पूर्व मानव संसाधन की विकास मंत्रालय द्वारा किया गया है। इसका उद्देश्य भारत के उच्च शिक्षा संस्थानों, यूनिवर्सिटी, कॉलेज, इंजीनियरिंग, मेडिकल, मैनेजमेंट आदि को रैंकिंग करना, ठीक है। तो इसका क्या है? NIRF ही रैंकिंग करता है हर एक यूनिवर्सिटी कॉलेजेस को। NIRF की संस्थाओं को मूल्यांकन, शिक्षा, टीचिंग, अनुशासन, रिसर्च, स्नातक परिणाम, ग्रेजुएशन आउटकम, समावेशन, आउटरीच एंड इंक्लूसिविटी अवधारणा को NIRF को रैंकिंग का हर वर्ष जारी की जाती है, ठीक है। सो NAAC संस्थानों को मानता, ठीक है। NIRF का संस्थानों की रैंकिंग जारी करती है। NAAC क्या करता है? संस्थानों को मान्यता देता है, NIRF उसको रैंकिंग करता है। तो ये सब में कंफ्यूज मत होइएगा। शुरुआत कब हुआ? 2015 में जारी करता मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, उद्देश्य उच्च शिक्षा संस्थानों को रैंकिंग, ठीक है। सो हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 18, भारत में विश्वविद्यालयों को मान्यता देने वाली प्रमुख संस्था कौन होती है? तो इसको मैंने जैसे कि अभी बात किया था, NAAC के संस्थाओं को मान्यता देता है, ठीक है। तो इसके यहाँ पर कौन होगा? AICT, ठीक है। UGC यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, UGC, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी, भारत में विश्वविद्यालयों को मान्यता देने वाली प्रमुख संस्था कौन है? UGC। इस ये बोलना हो तो भाई ये क्वेश्चन आएंगे आपको देखने को बहुत ज़्यादा मिल जा सकता है, UGC, ठीक है। यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, UGC की स्थापना कब हुआ था? 28 दिसंबर 1953 को हुई है। इसे UGC एक्ट 1956 के तहत वैधानिक सिक्योरिटी दर्जा मिला। UGC का मुख्यालय नई दिल्ली में है। UGC का मुख्य कार्य विश्वविद्यालयों को मान्यता देना, उच्च शिक्षा के मानक बनाए रखना, ठीक है, तथा अनुदान प्रदान करना। UGC भारत की उच्च शिक्षा की प्रमुख नियामक संस्था है। और बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 19। ओके, सो विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? ये स्टैटिक जीके में आएगा, ये करेंट अफेयर नहीं है, आप इसे स्टैटिक जीके में मानो, लेकिन क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है भाई। ये क्वेश्चन हमेशा आते रहता है, कई एग्जाम में आप देखने को मिलता है, ठीक है। तो ये हुआ 5 जून। 5 जून विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है, ठीक है। वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे हर वर्ष 5 जून को मनाया जाता है। इसकी शुरुआत 1972 यूनाइटेड नेशन का स्टॉकहोम सम्मेलन में हुआ था, ठीक है, का निर्णय के बाद हुई। पहली बार विश्व पर्यावरण दिवस 1973 में मनाया गया। इसका उद्देश्य पर्यावरण संरक्षण, प्रदूषण नियंत्रण, लोगों को जागरूक फैलाना। हर वर्ष इसकी एक अलग थीम और मेजबान देश होस्ट कंट्री होता है। आयोजक यूनाइटेड नेशन है। तो ये वाला ये बहुत सारे पॉइंट्स है जो कि आप याद रखना, ठीक है। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून। ये तो पुराना क्वेश्चन हो गया, बट इसमें बहुत सारे क्वेश्चन जो नीचे दिया है उससे आ सकता है, ठीक है। अब हम बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 20। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21 किससे संबंधित है? ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर होगा बी। इसका ऑप्शन नंबर होगा बी, ठीक है। सो जीवन एवं व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार, आर्टिकल 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द इंडिया जीवन एक व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार प्रदान करता है। इसमें कहा गया है कि किसी भी व्यक्ति को विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ के अलावा इसके जीवन या व्यक्तिगत स्वतंत्रता से वंचित नहीं किया जा सकता है। यह मौलिक अधिकार है। ये 4वें संविधान संशोधन 1978 के बाद आपातकाल में भी अनुच्छेद 20-21 को निलंबित किया नहीं जा सकता है, ठीक है। अगर इमरजेंसी लगा फिर भी इसको निलंबित नहीं किया जा सकता, अनुच्छेद 20 और 21 को, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं जैसे कि ये
मतलब कि इस फैसले को अनुच्छेद 2021 का दायरा बढ़ाया, जिसमें गरिमापूर्ण जीवन, स्वच्छ पर्यावरण, स्वास्थ्य, गोपनीयता और कानूनी सहायता के लिए जैसा अधिकार भी शामिल माने गए हैं। ठीक है। अनुच्छेद 21 जीवन एवं व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार है, ये मौलिक अधिकार होता है। 44वां संशोधन आपातकाल में भी अनुच्छेद 21 सुरक्षित है। ठीक है। सो ये कुछ है। अनुच्छेद समानता का अधिकार है, अनुच्छेद 19 स्वतंत्रता का अधिकार है, और अनुच्छेद 21 जीवन एवं व्यक्तिगत स्वतंत्रता का है। 21A 6 से 14 वर्ष का शिक्षा का अधिकार है। अनुच्छेद 25 धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। ठीक है। सो अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 21, भारतीय रिजर्व बैंक RBI का मुख्यालय कहाँ? मुंबई में। ये बहुत इजी क्वेश्चन है भाई। ठीक है। भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्य उद्देश्य क्या है? मौद्रिक स्थिरता बनाए रखना। ठीक है। ऑप्शन नंबर बी, मौद्रिक स्थिरता बनाए रखना, जो कि मैंने पहले ही बहुत डिस्कस कर चुका हूँ इस क्वेश्चन को। तो यहाँ पे मैंने ज़्यादा डिस्क्रिप्शन नहीं दिया, बस इन ऑप्शन को रखा। ठीक है। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 22, भारत में मुद्रास्फीति लाइक इन्फ्लेशन मापने का मुख्य रूप उपभोक्ता सूचकांक कौन सा होता है? इसका ऑप्शन नंबर होगा बी, CPI। ठीक है। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स का उपयोग उपभोक्ता स्तर पर महंगाई, रिटेल इन्फ्लेशन मापने के लिए किया जाता है। भारत में CPI जारी करने का नेशनल स्टैटिक NSO करता है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया मौद्रिक नीति तय करने के लिए मुख्य रूप से CPI इन्फ्लेशन के आधार पर मानता है। CPI खाद्य पदार्थ, कपड़ा, आवास, शिक्षा, स्वास्थ्य, परिवहन आदि वस्तुओं को, सेवाओं को, कीमतों को शामिल किया जाता है। ठीक है। तो सबसे पहले ये इन्फ्लेशन मापने का मुख्य है CPI। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यहाँ पे मैंने कुछ ज़्यादा डिस्क्रिप्शन दिया हूँ। ठीक है। कि वर्तमान में CPI का आधार बेस क्या 2012 से =100 है। ठीक है। इसमें हम कुछ एग्जाम फैक्ट भी दिया हूँ, तो आप इसको देख लेना। ठीक है। ये सब सारे पॉइंट को। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 23, मेक इन इंडिया अभियान का मुख्य उद्देश्य क्या है? मेक इन इंडिया का मुख्य उद्देश्य ऑप्शन नंबर बी, निर्माण एवं निवेश को बढ़ावा देना। बी, निर्माण एवं निवेश को बढ़ावा देना। ठीक है। मेक इन इंडिया अभियान की शुरुआत 25 सितंबर 2014 को की गई थी। ठीक है। इसकी शुरुआत नरेंद्र मोदी ने की है। इसकी शुरुआत किसने की? नरेंद्र मोदी। इसका मुख्य उद्देश्य भारत को वैश्विक विनिर्माण मैन्युफैक्चरिंग केंद्र बनाना, विदेश निवेश FDI को आकर्षित करना। इस अभियान के तहत रोजगार सृजन, एम्प्लॉयमेंट, ठीक है, सेफ, इजी, ये सब। ठीक है। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 24, भारत किस समूह का सदस्य है? तो भारत अभी तक 3 देश सदस्यों का समूह मतलब ग्रुप का सदस्य है। कौन कौन है? ब्रिक्स, QAD एंड G20। ठीक है। सो और इसका आंसर हो जाएगा ओलंपिक में सब, ये तीनों का है। ठीक है। यहाँ पर मैं सभी का दे दिया हूँ, कब शुरुआत हुआ क्या होना, जो मैंने पहले डिस्कस किया था, बस यहाँ पे मैंने मेंशन किया। ठीक है। ऑनलाइन में मैंने रख दिया सभी को। अब हम क्वेश्चन नंबर 25 को करते हैं। संयुक्त राष्ट्र महासभा UNGA में प्रत्येक सदस्य देश के कितने मत होते हैं? ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर C होगा 1 वोट। ठीक है। MBBI क्वेश्चन है भाई, MBBI है। ठीक है। इसको ये आने वाले कई एग्जाम में आपको देखने को मिल सकता है। इसका ऑप्शन नंबर C है। यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली UNGA संयुक्त राष्ट्र का मुख्य विचार विमर्श डेरिवेटिव अंग है। इसकी स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को यूनाइटेड नेशन UN के साथ हुई। संयुक्त राष्ट्र के सभी सदस्य UNGA के सदस्य होते हैं। प्रत्येक सदस्य देश के पास केवल एक मत, 1 कंट्री 1 वोट होता है, चाहे वो बड़ा देश हो या छोटा देश हो। UNGA के निर्माण समानता साधारण बहुमत सिंपल मेजोरिटी को 2/3 बहुमत से होती है, 2/3 मेजोरिटी से लिए जाते हैं। ठीक है। तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको याद रखना। ठीक है। तो हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 26,
ठीक है। क्वेश्चन नंबर 26 है, वैक्सीन मैत्री हाल पहल किस देश के द्वारा की गई है? तो ये है इसका ऑप्शन नंबर ए, भारत। ठीक है, भारत। वैक्सीन मैत्री शुरुआत 20 जनवरी 2021, ठीक है, भारत द्वारा की गई है। इसका उद्देश्य कोविड-19 वैक्सीन को मित्र देशों को पहुंचाकर मानवीय सहायता, मित्र देशों को कोविड-19 का वैक्सीन, ठीक है, कोविड-19 का वैक्सीन देशों को मिलकर मानवीय सहायता पहुंचाना, ठीक है, और वैश्विक सहयोग बढ़ावा देना। इस पहल के तहत भारत ने 100 से अधिक देशों को वैक्सीन को आपूर्ति की थी। कितने देशों? 100 से अधिक देशों। ये सब क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है, तो आप इसको याद रखना। और बढ़ते क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 27 की ओर। इसरो का मुख्यालय कहाँ है? बेंगलुरु, ऑप्शन नंबर बी। ये MBBI क्वेश्चन है, ये करंट अफेयर तो नहीं है, स्टैटिक जीके बनाएगा, ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर बी है, ठीक है। इसरो की स्थापना 15 अगस्त 1969 को हुई। इसके संस्थापक विक्रम साराभाई थे। साराभाई को अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक, फादर ऑफ इंडियन स्पेस प्रोग्राम कहा जाता है। ये भी आएगा वही, फादर ऑफ इंडियन स्पेस प्रोग्राम किसको कहा जाता है? विक्रम साराभाई, ठीक है, विक्रम साराभाई। इसरो का मुख्यालय बेंगलुरु कर्नाटक में स्थित है। इसरो का अंतरिक्ष अनुसंधान, उपग्रह निर्माण, रॉकेट प्रक्षेपण का मुख्य संगठन इसरो डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस के अंतर्गत करता है, ठीक है। तो यहाँ पर 2 क्वेश्चन आपको बनता है। पहला क्वेश्चन तो इसका स्थापना कब हुआ है, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन फादर ऑफ स्पेस प्रोग्राम किसे कहा जाता है? ये दोनों क्वेश्चन में से कोई कहा जाएगा, ठीक है। और बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर, यहाँ पर मैंने कुछ ऑनलाइन दिया हूँ, जैसे कि स्थापना 15 अगस्त 1969 को हुआ। मुख्यालय बेंगलुरु कर्नाटक में। संस्थापक डॉक्टर विक्रम साराभाई है। कार्यालय कहता है अंतरिक्ष अनुसंधान एवं उपग्रह का प्रक्षेपण। इसरो का हेडक्वार्टर बेंगलुरु है। रॉकेट लॉन्च सेंटर सतीश धवन स्पेस सेंटर हरिकोट आंध्र प्रदेश है। चंद्रयान, गगनयान, आदित्य एल1 इसरो का मिशन, ठीक है, ये सब वहाँ से ही हुआ है, ठीक है। तो हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 28, ग्रीन हाइड्रोजन का प्रमुख उपयोग किस क्षेत्र में माना जाता है? तो इसका ऑप्शन नंबर ए होगा, ठीक है, ए। ग्रीन हाइड्रोजन का उत्पादन सोलर और पवन विंड जैसी नवीकरण ऊर्जा रिन्यूएबल एनर्जी से किया जाता है। इसका प्रमुख उपयोग स्वच्छ ऊर्जा के रूप में किया जाता है। इसका उद्देश्य है कार्बन उत्सर्जन को कम करना, जीवाश्म ईंधन पेट्रोल, डीजल, कोल को निर्भरता घटाना। भारत ने 4 जनवरी 2023 को राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन, ठीक है, शुरू किया है। इसका लक्ष्य भारत को ग्रीन हाइड्रोजन का वैश्विक केंद्र बनाना, ठीक है। सो हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। यहाँ पर कुछ ऑनलाइन मैंने मेंशन किया है, आप इसे देख लेना, ठीक है। मिशन का शुरुआत 4 जनवरी 2023 को हुआ, जो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया। बट इसका मंत्रालय NNRE, ठीक है। सो उद्देश्य क्या है? नेट जीरो और कम प्रदूषण, नेट जीरो कम प्रदूषण, तो ये सारी हैं, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 29, तो मैंने पहले ही बताया था कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट का सबसे उपयुक्त हिंदी अर्थ क्या है? कृत्रिम बुद्धिमत्ता, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, ठीक है। तो मैंने इसको पहले से ही बता चुका हूँ, तो इसमें ज़्यादा मैं यहाँ पे नहीं एक्सप्लेन करूँगा, बस पढ़ लेना, क्योंकि मैंने पिछले क्वेश्चन में मैंने बहुत एक्सप्लेन किया हूँ पिछली क्लास में भी, ठीक है। सो बिना समय गवाए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर भी बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर, यहाँ मैंने कुछ लाइन दिया हूँ, आप इसे भी पढ़ लेना, ज़्यादा तो है नहीं, पहला वाला ही हमने, ठीक है, ये डुप्लीकेट है इसलिए थी। तो हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा क्वेश्चन नंबर है 13, जो कि आज का सेशन का लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। तो चंद्रयान 3 मिशन की सफलता का प्रमुख मतलब क्या है? तो इसका ऑप्शन होगा ए, इसका ऑप्शन होगा ये MBBI क्वेश्चन है, ठीक है, इसका ऑप्शन ए होगा, ठीक है। सो चंद्रयान भारत का तीसरा चंद्र मिशन है। ये भी पूछा जा सकता है, चंद्रयान 2, 3 जो चंद्रयान 3 है भारत का तीसरा चंद्र मिशन है। इसका संचालन इसरो ने किया। प्रक्षेपण लॉन्च 14 जुलाई 2023, 14 जुलाई 2023। चंद्रमा पर सफल सॉफ्ट लैंडिंग,
ठीक है, 23 अगस्त 2023, ठीक है। भारत चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला विश्व का चौथा देश बना, सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला, ठीक है, विश्व का चौथा देश। भारत चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव के पास सफलतापूर्वक उतरने वाला पहला देश। यहाँ पर 2 क्वेश्चन है, कंफ्यूज मत होना। सॉफ्ट लैंडिंग में चौथा, साउथ पोल उतरने वाला पहला देश, ठीक है। सो मिशन का उद्देश्य चंद्रमा की सतह पर का अध्ययन, भारत के अंतरिक्ष तकनीकी क्षमता को प्रदर्शन करना, ठीक है। सो इसमें मैंने कुछ ऑनलाइन दिया। मिशन का नाम क्या था? चंद्रयान 3। लॉन्च कब किया गया था? 14 जुलाई 2023। लैंडिंग कब हुई थी? 23 अगस्त 2023। संचालन किसने किया था? इसरो। विशेष उपलब्धि क्या था? दक्षिणी ध्रुव के पास उतरने वाला पहला देश बना। ये हमारा उपलब्धि है, दक्षिणी ध्रुव के पास उतरने वाला पहला देश बना, ठीक है। चंद्रयान 3 चंद्रमा, आदित्य L1 सूर्य का अध्ययन, गगनयान मानव अंतरिक्ष मिशन, मंगलयान मंगल ग्रह, ठीक है। तो मैंने कुछ नहीं इसके रिलेटेड क्वेश्चन डाला हूँ फिर, ठीक है। तो 23 अगस्त 2023 में चंद्रयान 3 साउथ पोल पर भारत का इतिहास रचा था। चंद्रयान 3 भारत का अंतरिक्ष तकनीकी क्षमता को चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर ऐतिहासिक सफलता है, ठीक है। सो आज के लिए इतने ही। मैंने बस टोटल और सभी टॉप 30 क्वेश्चन को मैंने कवर किया है। आप पढ़ें, अच्छे से पढ़ें और किसी भी पार्टी पॉलिटिक्स में ना फंसे, अपने पढ़ाई पे ध्यान दें, ठीक है। तो अगर आपको सबसे पहले हमें इस क्लास का PDF चाहिए तो आप हमें यूट्यूब पे @solas पर _इंजीनियर सूरज कुमार, इंस्टाग्राम टीम सूरज टीम 01, फेसबुक पेज पर सोलस पर और व्हाट्सएप पे मुझे मैसेज कर सकते हैं। आपको पहले PDF चाहिए, आप पहले मैसेज करें। जो भी नया है सबसे पहले मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं, शेयर लाइक करें, ठीक है। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद, बाय। और ये भी पूछा जा सकता है आपको कि मतलब कि मैंने 2-3 पॉइंट नोट कर दिया। थॉमस कप बैडमिंटन, ओवर कप महिला बैडमिंटन, सुदर्यम कप मिश्रित